दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मैं एक बहुत सी विलक्षण हस्ती से करवाने जा रहा हूँ। ये हैं डॉक्टर योगेश दाइमा। अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थान MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है लंबे समय तक। राजस्थान के मेड़ता से हैं, एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं और यहाँ से लेकर MIT तक की इनकी यात्रा बहुत ही अद्भुत रही है। और इस यात्रा को इन्होंने कैसे पूरा किया है, इनके क्या अरमान हैं, एक भारतीय युवा के रूप में ये भारत को कैसे देखते हैं और कैसे देखना चाहते हैं, इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा होगी डॉक्टर योगेश दाइमा के साथ। तो डॉक्टर योगेश, आपका स्वागत है हमारी इस चौपाल में। हमारे साथी आज सुबह से ही बड़े आतुर थे, जानना चाह रहे थे कि योगेश दाइमा आज हमको क्या क्या बातें बताने वाले हैं। मित्रों, अभी ये USA में रहते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अभी आए हुए हैं यहाँ पे इंडिया में, तो मुझे लगा कि इनके अनुभवों का हम लोग फ़ायदा लें। तो डॉक्टर योगेश दाइमा, आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो यात्रा रही है MIT तक की, जी सर, एक अत्यंत साधारण परिवार से और MIT तक आप पहुँचे, तो क्या क्या गुजरा इस दौरान, प्लीज़। सबसे पहले तो सर धन्यवाद। आपने एक मौका दिया मुझे इन सब अभिनव राजस्थान के लोगों से मिलने के लिए, जो कि मेरा ड्रीम था, ड्रीम है अभी भी, कि भाई मैं उन लोगों से मिलूं जो कि समान विचारधारा और समान मोटिवेशन रखते हैं। उसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, और लेकिन दो चीज़ें मैंने की मेरी लाइफ के अंदर, कि एक तो मैंने सोच बड़ी रखी हमेशा कि बड़ा सोचो। दूसरा कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लो लाइफ के अंदर, कि बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो, एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, उससे कि आपको आगे से आगे रास्ते बनते जाएंगे। तो ये मेरे दो एक मतलब लाइफ की समरी है कि जो मैंने कैसे किया। रही बात इंट्रोडक्शन की, तो मैं मेड़ता गांव से हूँ और यहाँ मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया मेड़ता सिटी से। उसके आगे मैंने फार्मा डिग्री करी। फार्मा डिग्री करने के बाद मैंने मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी MSc बायोटेक्नोलॉजी करी इंदौर से। कुछ टाइम मैंने दिल्ली के JNU विश्वविद्यालय में बिताया। उसके बाद मैं साउथ कोरिया चला गया, वहाँ से मैंने PhD का अध्ययन किया कैंसर ड्रग डिस्कवरी के अंदर। वहाँ से करने के बाद मैं MIT के अंदर गया, MIT USA। वहाँ मुझे एक फ़ेलोशिप मिली थी, पोस्ट डॉक्टरल फ़ेलोशिप। वहाँ मैं MIT का रिसर्च ऑन्कोलॉजी के अंदर किया। और अभी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। मैं एक क्रेडिट स्विस बैंक है, उसके अंदर मैं VP रोल, वाइस प्रेसिडेंट रोल पर काम कर रहा हूँ USA के अंदर। तो ये यात्रा रही योगेश की, एक छोटे से शहर से निकलकर और अमेरिका की मानी हुई यूनिवर्सिटी के अंदर काम करना, और वहाँ पर भी ये गए तो फार्मासिस्ट के रूप में थे, रिसर्च स्कॉलर के रूप में गए थे और कर कुछ और रहे थे, और अब ये कुछ और करने लग गए। तो मैं सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अमेरिका में जब आप गए MIT में जी, तो किस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया? मैं MIT के, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं MIT में ऑन्कोलॉजी पर रिसर्च करता था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर। मेरा जो मेन प्रोजेक्ट था ड्रग डिस्कवरी फॉर हेड एंड नेक कैंसर, और उसके पीछे एक रीज़न था कि मैंने वही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया। कि अपने यहाँ पर जब मैं यहाँ छोटा था तो देखता था कि बहुत लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये खाते हैं और बहुत लोगों को कैंसर होता है, और वो दवाइयों को या ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो खाते हैं, कैंसर होता है, और वैसे ही वो मतलब उनकी डेथ या जो भी खाते हैं और मर जाते हैं। तो मुझे करना था कि भाई मैं कैसे अफोर्डेबल ट्रीटमेंट बनाऊं उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली हेड एंड नेक कैंसर, जो कि सबसे कॉमन कैंसर है इंडिया के अंदर। रिसर्च प्रपोजल बनाया, प्रोफेसर से बात करी, काम शुरू हुआ, तो हमने एक ऐसा ड्रग कॉम्बिनेशन बनाया कि कैसे वो अफोर्ड बने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेड एंड नेक कैंसर जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जैसे इंडिया, अफ्रीका, एशियन के कुछ अदर कंट्री, और वो लोग
एडवांस मेडिसिन जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे उसको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दें। तो हमने क्या किया कि अब मैं थोड़ा साइंस के अंदर जा रहा हूँ, जी जी बिल्कुल इफ़ यू डोंट बिल्कुल। माइंड। हाँ हाँ। तो अब अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए अब आप सब लोग जानते हैं कि दवाइयों का एक पेटेंट होता है। सबसे पहले हम लोग रिसर्च करते हैं और वो दवाई पेटेंट होती है, और वो पेटेंट 10 साल का होता है कि 10 साल तक एक कंपनी का मोनोपोली होता है उस कंपनी के उस ड्रग के ऊपर, और वो मन मर्जी प्राइस सेट करते हैं। और 10 साल के बाद वो दवाई जो है, जैसे 100 रुपये की दवाई है, वो 1 रुपया और 54 के अंदर दवाई मिलना शुरू हो जाती है 10 साल के बाद। तो उसके लिए जैसे 100 रुपये जो जो एडवांस ड्रग होती है उनका प्राइस हाई होता है और अफोर्ड नहीं कर पाते, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन हैं, जो कि 54 जिनका कि पेटेंट एक्सपायर हो चुका है, उन्हीं ड्रग को हम रीयूज करें एक नए कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मैंने उन ड्रग को टेस्ट किया सेल लाइन के अंदर, माइस के अंदर, कि भाई कौन सा ड्रग कॉम्बिनेशन जो कि एक्सपायर हो चुकी है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा मार्केट के अंदर। जैसे हज़ारों दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि पुरानी, जैसे पैरासीटामोल और ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जो कि आउट ऑफ पेटेंट, जो कि बहुत ही सस्ती मिलती है। तो हम क्यों नहीं उन सस्ती दवाइयों को लेकर के उनको कंबाइन करें और एक नई दवाई बनाते हैं। तो मेरा वो प्रोजेक्ट था। काफ़ी सक्सेस मिली, 90% एफिकेसी, बड़ी सेफ ड्रग। हमने मेरा उसके ऊपर पेटेंट है, MIT, पूरा टीम हम लोग उस पर ड्रग किए। जब बात आई कि अब इस दवाई को हम कैसे मार्केट के अंदर लेके आएँ। यहाँ मैं रोकता हूँ योगेश को। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि योगेश क्योंकि इंडिया से है, और इंडिया में कैंसर होने का मतलब लोग मानते हैं कि अब सीधी मौत है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र रहती है कि कहीं से ऐसी ड्रग्स मिल जाए जिनसे कैंसर का इलाज हो जाए। तो योगेश के दिमाग में ये बात थी कि मैं एक ऐसी ड्रग बनाऊं जो पेशेंट को देने के बाद कैंसर से ठीक हो जाए, लेकिन साथ साथ में उसका प्राइस भी कम होना चाहिए, ताकि इंडियन लोग या गरीब कंट्रीज़ के लोग अफोर्ड कर सकें। तो योगेश ने जो रिसर्च की है वो ऐसी ड्रग बनाने के मामले में की है, और उसकी एफिकेसी यानी क्षमता 90% है। पेशेंट को देने के बाद 90% सेल्स को किल कर देती है। और उस ड्रग का पेटेंट हमारे भारत के इस युवा वैज्ञानिक के नाम है, और वो मार्केट में कब आएगी उसकी कहानी अब ये बताएंगे कि उनको कैसे लगा कि मार्केट में लाने में क्या क्या दिक्कतें हैं, और इन्होंने अपना करियर कैसे चेंज किया उस बात के लिए। तो यहाँ से फिर योगेश अपनी कहानी आगे शुरू करेंगे कि इन्होंने कैंसर की दवाई बनाई, कहाँ बनाई, अमेरिका के MIT इंस्टीट्यूट के अंदर, और फिर इनको क्या लगा दवाई बनाने के बाद में, योगेश आपको बताएंगे। धन्यवाद सर, बड़े सरल शब्दों में आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो ड्रग हमने डेवलप करी, पेटेंट करवाया, काफ़ी अफोर्डेबल ड्रग है। हम उस ड्रग को मार्केट में लाना चाह रहे हैं। तो मार्केट में लाने से पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपको एक प्रोसेस होता है। तो जब मैंने उस ड्रग को प्रेजेंट किया लोगों के सामने, तो उनको लगा कि भाई दैट्स, क्योंकि उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि अमेरिका जो है वो बड़ा कॉरपोरेट कंट्री है। वहाँ पर हर जगह मतलब कहाँ से हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो रिटर्न लेने के लिए बड़े कंट्री चाहिए। जैसे US के अंदर आप कोई बिजनेस करते तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अफोर्डेबल, जैसे कि विकासशील जो देश है इंडिया और एशिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिटर्न का चांस है जो उन लोगों के लिए कम रहता है। तो उनको बड़ा वो रिस्की प्रोजेक्ट लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि साइंस के लोग 90% जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बड़ा एक्साइटमेंट साइंस और बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं लैब के अंदर, वो कभी मार्केट में आ ही नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पर एक गैप है। गैप इन द सेंस कि अच्छी दवाइयों के बीच में और इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के बीच में एक गैप है, और उस गैप को हम कैसे मिनिमाइज़ किया जा सके। क्योंकि जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो बिज़नेस की भाषा नहीं समझते हैं, और जो बिजनेसमैन जो हैं वो साइंस की भाषा नहीं समझते हैं। तो फिर मैंने कहा कि इस ब्रिज में कैसे इसको गैप को ख़त्म करूँ, कैसे मतलब दोनों को कंबाइंड करूँ, एक ब्रिज बताओ। तो फिर मैं वहाँ जाकर के 2-4 प्रोफेसर से मैंने बात करी जो MIT के अंदर, MIT एंड हार्वर्ड दोनों के अंदर वो बिजनेस मैनेजमेंट या कुछ ऐसा वो करते हैं कि भाई, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड है हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के अंदर। तो मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत करी कि भाई मेरा ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हाउ आई कैन ब्रिज बिटवीन साइंस एंड बिजनेस। तो कहा कि आप आइए हमारी क्लास लीजिए और देखिए कि आपको कितना समझना है, जितना समझिए।
तो मैंने वहाँ पर जाकर के नाइट क्लासेस लेना शुरू किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर। और वहाँ की भाषा समझी बिजनेस की, कि वो कैसा बोलते हैं, कैसा सोचते हैं। देन करते करते लगा कि मेरा एक बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर मैं उस लाइन के उस जो एक लाइन है बिजनेस और साइंस के बीच में, उस लाइन को क्रॉस करके अगर मैं उधर जाऊँ तो उस गैप को कम किया जा सकता है। तो मैंने 1-2 साल उसके क्लासें ली, कुछ भाषा सीखी, कुछ किताबें पढ़ी। तो उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक इन्वेस्टमेंट बैंक मेरे पास आया कि सर आपका जो आप साइंटिस्ट हैं बट यू स्पीक बिजनेस लैंग्वेज, हाउ अबाउट यू विल वर्क विद अस। तो फिर मेरे को वो फर्स्ट चांस मिला कि मैं वहाँ एक एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर मैं उनके साथ काम करना शुरू किया। तो सर एनी क्वेश्चन आई विल। दोस्तों, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। आपके सामने जो एक साइंटिस्ट हैं, माने हुए साइंटिस्ट हैं, जिनके साथ बड़े बड़े कॉरपोरेट बैठ के लंच किया करते हैं, वो हैं। और ये राजस्थान के इस छोटे से कस्बे के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई शुरुआत में चांदी के चम्मच के साथ जिंदगी बिताई हो। तो हिंदी माध्यम से पढ़ते पढ़ते जुनून, हिंदी माध्यम से पढ़ते पढ़ते डिग्री करनी फार्मा की, फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करना, और उसके बाद इनको चांस मिल जाता है कोरिया जाने का, और कोरिया से इनको चांस मिल जाता है अमेरिका जाने का। आदमी अगर सोचे कि मेरी नीयत सही है, मैं मानवता के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। और योगेश के साथ यही हुआ। इन्होंने ड्रग ईजाद कर ली, लेकिन इनको लगा कि ये ड्रग मार्केट में आने के लिए फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कोशिश की कि मैं क्यों ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ जाऊं, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में चले गए। आप सोचो, एक साइंटिस्ट और वो बैंक में काम कर रहा है। ये अमेरिका में ही हो सकता है कि आदमी सोचे कि मैं साइंटिस्ट हूं और कल को मैं बैंकर बनना चाहता हूं, तो वह वहाँ पे बैंक में भी नौकरी कर सकता है। और अभी एक वहाँ की जो 10 रेपुटेड बैंक्स हैं, उनमें से एक बैंक है, उसमें काम करते हैं। जो साथी आ चुके हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अभी हम कोरोना के बारे में, उसके वैक्सीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप एक शेयर का बटन ज़रूर दबा दें ताकि बहुत सारे लोगों तक काम की जानकारियाँ पहुँच जाए। तो ये योगेश की जर्नी रही यहाँ तक। MIT के बाद में अमेरिका में ही बैंक में जॉब करते हैं ये, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं योगेश से कोरोना के बारे में। योगेश, ये जो कोरोना का वायरस आ गया है, मानवता को परेशान कर रहा है बुरी तरह से। जी सर। ये कैसे आ गया, और क्या आगे भी ऐसे वायरस आते रहेंगे इस तरह से, और मानवता इसी तरह से परेशान होती रहेगी? तो कोरोना के वायरस के बारे में, क्योंकि आप USA में रह चुके हैं, आपको भारत की दशा भी पता है, तो क्या स्थिति क्यों बन गई ऐसी? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल पूछा आपने। हाँ। और काफ़ी सवाल एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ स्टार्ट कि भाई ऐसे कितने वायरसेस हैं और कैसे। तो आप जानते हैं पोलियो एक वायरस है, एड्स का नाम सुना था कुछ समय पहले कि HIV जैसे कि है, वो भी एक वायरस है। उससे पहले एक इबोला वायरस आया था वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका से। तो ऐसे हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं तो वायरस ऐसे टाइम पर आते रहते हैं और आते रहे हैं और आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कोरोना है अपना लास्ट वायरस है, इसके बाद कोई वायरस नहीं आएगा। तो लेकिन हमने शुरू में जब HIV आया था तो हमने उस हिसाब से कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए और कैसे अब उस HIV के साथ जीने की आदत डालनी, ऐसा हमने किया था। मतलब एक पूरा जो ह्यूमन कम्युनिटी है वो ऐसा किया था। उसके बाद जो इबोला आया अफ्रीका के, तो बड़ा भयंकर तरीके से आया कि मतलब तुरंत डेथ। वो कोरोना से भी भयंकर वायरस था। सम हाउ वी अडेप्ट एंड वी हैंडल दैट। ठीक है। अब आते कोरोना के ऊपर। तो कोरोना ही ठीक जैसा ही वायरस है जो पहले, जो मैंने अभी 2 आपको एग्जाम्पल दिए थे, ये वैसा ही एक वायरस है। मैं ज़्यादा डीपली साइंस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि ये इम्यून सिस्टम को डाउन करता है और अल्टीमेटली आपको लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन और डैमेज करता है और आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अब अपन को उसमें जब हम सोचते हैं ट्रीटमेंट की, कोई भी बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है बीमारी के पहले, उसको बोलते हैं वैक्सीन, और एक होता है कि बीमारी के बाद का ट्रीटमेंट। तो जितने भी जो ये पेंडेमिक आते हैं, जितने भी जो महामारी आती है, तो हम सब यही सोचते हैं कि भाई बीमारी आने से पहले ही हम उसको कैसे उसको ट्रीट करें। तब आते हैं वैक्सीन प्लेइंग इन द रोल। तो अभी जो उसको ट्रीट करने के लिए, तो आपका सवाल था कि क्या ये ऐसे वायरस आते रहेंगे? और भी आएंगे क्या? क्या ये कोरोना लास्ट है?
नहीं सर, कोरोना लास्ट नहीं है। ऐसे वायरस आते रहेंगे समय समय पर, और समय समय पर मानव जाति जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगी उस वजह से कि हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उसके आगे कोई सवाल हो सर बताइए। मैं ये अब जो कोरोना वैक्सीनेशन है, ज़्यादा जी। जोर इस बात पे चल रहा है कि जी। कोरोना का जो वैक्सीनेशन है जी। यूएसए में अलग तरह से चल रहा है, हमारे जी। यहाँ पे अलग तरह से चल रहा है। जी। तो जो यूएसए में वैक्सीन दिया जा रहा है, जो इंडिया में वैक्सीन दिया जा रहा है, इनमें फ़र्क क्या है दोनों? उनमें बहुत कुछ फ़र्क है सर। एक फंडामेंटल लेवल पर दोनों वैक्सीन में रात और दिन का फ़र्क है। बाकी अल्टीमेट गोल ये है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है, बट फंडामेंटल लेवल पर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो शुरुआत करते हैं यूएसए के वैक्सीन से और ख़त्म करेंगे अपने इंडिया के वैक्सीन। तो जो यूएसए का जो वैक्सीन है, उन्होंने एक आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये वर्ल्ड का पहला अपने आप में एक वैक्सीन है, आरएनए बेस्ड वैक्सीन। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अपने बॉडी के अंदर डीएनए होता है, और उस डीएनए से आरएनए बनता है, और उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। अल्टीमेटली जो गोल होता है कि भाई प्रोटीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, बिना प्रोटीन ही शरीर में कुछ काम करता है। चाहे डिफेंस का काम हो, चाहे कुछ भी करना हो, प्रोटीन के वाया ही करते हैं। तो जो यूएस का जो वैक्सीन है वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। तो अब ये थोड़ा एडवांस्ड है और एडवांस भी है। अच्छा। तो आपने सवाल पूछा था पिछली मुलाकात में कि भाई यूएस ने इतना फास्ट तरीके से कैसे वैक्सीन बना लिया, कैसे बना लिया। हाँ। और मतलब क्या विद इन 1 ईयर के अंदर एक दवाई को लैब से मार्केट में लाना एक अमेजिंग, मतलब हिस्टोरिकली कभी इम्पॉसिबल था ये, लेकिन अब पॉसिबल हुआ है। तो हम लोग मानते थे कि वैक्सीन बनने में बहुत टाइम लगता है। यस। मतलब कई ट्रायल्स करने पड़ते हैं, उसके बाद वैक्सीन तैयार होता है। ये अचानक से ये वैक्सीन आ गया। एग्जैक्टली। तो हिस्टोरिकली एवरेज टाइम जो होता है वैक्सीन को, किसी भी दवाई को लैब से मार्केट में आने में 10 साल लगते हैं उसको। पहले उसकी लैब में टेस्टिंग होती है चूहों के अंदर या किसी भी एनिमल मॉडल के अंदर। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल होते हैं 3 प्रकार के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और उसके बाद वो जब उनके डेटा एनालिसिस होते हैं फ्रॉम फंडामेंटल साइंस से लेकर के फेज़ 3 तक, उसके बाद वो मार्केट में आती है। तो उसका एवरेज टाइम है 10 साल, और उसका खर्चा होता है $10 मिलियन मिनिमम। यस। उसके बाद जो आरएनए का जो वैक्सीन है वो कम समय में क्यों तैयार हुआ, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को यूज़ किया। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आप जानते हो कि साथियों कि आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, और भी बहुत सारे कंप्यूटेशनल जो मेथडोलॉजी है, उनको वो कंप्यूटर के साइंटिस्ट, बायोलॉजी के साइंटिस्ट और क्लिनिकल के साइंटिस्ट तीनों मिल करके आपस में एक कोलैबोरेट करके इस वैक्सीन को डेवलप किया है। और जो कंपनी जो डेवलप किया था फर्स्ट, जो मॉडर्ना जो कंपनी है, वो जस्ट एमआईटी के 2 लोग, मैं कई बार उस कंपनी के सामने आ जा चुका हूँ। तो मुझे पता है कि उस कंपनी के अंदर जो उस एमआईटी के अंदर ही, एमआईटी एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, मतलब कंप्यूटेशनल बहुत सारे लोग कंप्यूटर से जानते हैं, बायोलॉजी के लोग सब मिल के काम करते हैं। इस वजह से ये एक कोलैबोरेशन से ही ये वैक्सीन कम समय के अंदर डेवलप हुआ। तो ये आरएनए वैक्सीन है साथियों, और उसकी जो एफिकेसी है वो 95.6% है। मतलब कि एक हाई, अगर आपको वैक्सीन लग गया तो 95.6% चांस आपके कोरोना अब नहीं होने वाला। तो ये एक चांसेस है। अब आते हैं इंडिया की जो वैक्सीन। तो इंडिया की जो वैक्सीन है वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन का मतलब ये हुआ कि जो कोरोना का जो वायरस है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उसका जो ऊपर जो पहले तो एक खोल होता है वो होता है प्रोटीन, और उसके अंदर जो होता है वो होता है आरएनए। आपने अखबारों में ऐसे आता होगा वो, और उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइक होते हैं उसके ऊपर, है ना। यस। तो जो स्पाइक जो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्पाइक लिया, वो प्रोटीन पार्ट, और उसको मॉडिफाई करके वैक्सीन बनाया कि भाई ये स्पाइक शरीर के अंदर जैसे जाएगा और ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अपना जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होगा उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और एंटी इम्यूनिटी बनेगी और उससे अपन प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये था जो इंडिया की वैक्सीन जो है उसका कॉन्सेप्ट। और एफिकेसी थोड़ी कम है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 60 to 70% एफिकेसी है। फिर भी जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ है, उससे काम अपना चल रहा है कम कॉस्ट में। ये इंडियन जुगाड़ है। और अमेरिकन जो वैक्सीन जो है वो इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, अगर आप एक बात माने तो।
क्योंकि जो वैक्सीन, जो अमेरिका वाली जो वैक्सीन है, उसको आपको -80 डिग्री पर उसको सेव करनी होती है। -80 डिग्री पर सेव करने का मतलब है कि उसको सेव करने में बहुत कॉस्ट होती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत कॉस्टली होता है, प्लस उसको ट्रांसपोर्ट करना एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना -80 को एक बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो जो कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, वहाँ का टेम्परेचर गाँव में ले जाके इतनी गर्मी में 80 डिग्री माइनस टेम्परेचर कैसे रखें। जी। तो दोस्तों, एक सरकारों की निंदा आलोचना करने का जो एक चलन चला है, उससे ऊपर हटके हम लोग सोचें कि पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर इंडिया में वैक्सीन डेवलप करना है तो ऐसा वैक्सीन हम डेवलप करें जो बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं मानता हो, क्योंकि इंडिया में पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो, जैसा भी हमने जुगाड़ बनाया इंडिया का, वो पॉसिबल हुआ है। गांव-गांव में जो हमारी एएनएम बहनें हैं, जीएनएम है, वो गांव-गांव में वैक्सीनेशन कर पा रही हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को, इस वैक्सीन को स्टोर करने में बहुत माइनस वाला टेम्परेचर नहीं चाहिए, कम टेम्परेचर में ये स्टोर हो जाती है। तो कई बार हम कह देते हैं आलोचना करने के लिए, देखो यूएस ने ऐसा कर लिया, इंडिया नहीं कर पा रहा। तो हमें हमेशा हमारी परिस्थिति को समझना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी परिस्थितियाँ, कंडीशंस क्या है, इनको समझना चाहिए। तो कई बार हमको थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जो भी वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वो उनका है, और हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारा है। दोनों की तुलना करने के पहले थोड़ा हमारे रिसोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए। मेरा अगला सवाल जो है योगेश से, वो ये है कि पिछले साल कोरोना आया, यहाँ पर भी आया, यूएस में भी आया जी। अफरा तफरी सब जगह मची, यूएस में भी मची, यहाँ पर भी मची, डेथ्स वहाँ पर भी खूब हुई, यहाँ पर भी 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई। तो इस एक साल में अमेरिका ने अपने आप को कैसे संभाला है जी? कि अब इस साल वो कह सकते हैं कि इस साल हम डर नहीं रहे, हमारे पास सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। इस एक साल में अमेरिका ने अपने आप को कैसे संभाला? तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ। सबसे पहले उन्होंने तो ये किया कि लोगों को अवेयर करना शुरू किया। हाँ। नंबर फर्स्ट गोल वाज कि भाई लोगों को हम कैसे अवेयर करें कि भाई कोरोना क्या है और उससे कैसे बचना है। तो जैसे कि मास्क लगाना हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग हुई, वर्क फ्रॉम होम हुआ, बहुत लोग मतलब इधर से उधर, ट्रैवलिंग बैन, और ये जो हुआ कर्फ्यू जिसको बोलते हैं। दूसरा, उन्होंने पूरा रिसोर्सेज लगा दिए कि भाई कैसे वैक्सीन को डेवलप करना विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर। ये मतलब उनका ऑब्जेक्टिव था कि 2021 के अंदर पूरे अमेरिकन को वैक्सीन लगना चाहिए, डेवलप होने के साथ लगना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने ये किया कि हम कैसे प्रिवेंट करें कि नेक्स्ट में ऐसा कोई वायरस आए। तो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल का, वो बदलने का काम शुरू कर दिया, जो कि 2024 तक ऐसा, मतलब वहाँ यूएस के जितने भी हॉस्पिटल होंगे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, ऐसा कुछ भी पेंडेमिक आ गया तो हम उसके लिए तैयार हैं। दैट्स अ गोल। और चौथा, उन्होंने किया कि भाई अब जो पेशेंट जो आ रहे हैं भीड़ धड़ाधड़, मतलब कोरोना पे कोरोना, जैसे न्यूयॉर्क और जो बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं उसके अंदर हॉस्पिटल जो एकदम फुल हो गए थे और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी लोगों को। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपील करी, जितनी भी इंडस्ट्री है, इन द सेंस कि जो साइकिल बना रहा है, जो कार बना रहा है, जो कुछ भी धंधा कर रहा है, उन सबको अपील किया कि भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर बनाइए, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। तो प्लीज़ आप जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको मॉडिफाई करके इधर वेंटिलेटर बनाओ, लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाओ। तो ये पहले उन्होंने अवेयरनेस किया, तो उसकी वजह से फिर जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने सोचा कि भाई अपने करना चाहिए और कंट्री के लिए करना चाहिए, और उन्होंने किया। तो ये जो 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए, वो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करना शुरू किया और उसका फ़ायदा भी मिला। आज यूएस के अंदर जो है कोरोना का ग्राफ दिनों दिन -20 या -15 to 20% हर दिन डाउन नीचे जा रहा है। और वहाँ पर स्कूल्स खुल गए, वहाँ पर स्कूल्स खुल गए हैं, वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल आ रही है। इनफैक्ट कि लोग अब जो अभी थोड़े दिनों पहले जो गाइडलाइन आया था उसमें कह रहे हैं कि अगर आप छोटी गैदरिंग है और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप बिना मास्क के भी बाहर जा सकते हैं, पार्टी अटेंड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं। आपको वैक्सीन लगा हुआ है? मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ। हाँ, कौन सा लगा है? मेरे को मॉडर्ना का वैक्सीन लगा है। हाँ। जी सर, तो ये बदलाव थे। और इंडिया के अंदर जो चीज़ें यूएस में हो रही है वो 100% कॉपी नहीं हो सकती है, ये अपन भी मानते हैं। लेकिन एक कुछ हद तक जो है अपने खुद के जो नए जुगाड़, जो अभी आप थोड़े टाइम पहले जो डिस्कस किया था, वो अपने को डेवलप करने होंगे और उस हिसाब से काम चलेगा, तो शायद जल्दी ही अपन उस पर कंट्रोल पाएंगे। पिछले साल जब मैंने कोरोना पे एक लंबा डिस्कशन किया था तो मैंने ये कहा था कि भारत की और राजस्थान की सरकार को अगले 1 साल में अपना पूरा ध्यान हमारे स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहिए, क्योंकि आफत आई तो हमको पता लग गया कि हमारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट हों या सरकारी तैयार नहीं है किसी इमरजेंसी के लिए।
तो पिछले साल में मैंने ये सुझाव दिया था कि इस साल में हम लोग सारा पैसा खर्च करके गांव के अस्पताल से लेके जिला अस्पताल तक इस प्रकार से तैयार कर दें कि कहीं भी कोई पेशेंट सीरियस हो तो उसको एम्बुलेंस में उठाया और उसको लेके चले गए, घर वालों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले एक साल में भारत की और राजस्थान की सरकारों ने इस बात पर ध्यान दिया नहीं। उनको लगा जैसे कोरोना चला गया। मैंने पिछली बार भी ये कहा था, कोरोना आ गया है तो कहीं जाने वाला नहीं है, कोरोना यहीं रहेगा, हमारे बीच में रहेगा। हमको कोरोना के साथ जीना आना चाहिए, समाज को भी जीना आना चाहिए और सरकार को भी जीना आना चाहिए। तो ये जो बड़ी भूल हुई है भारत और राजस्थान सरकार की, ये काफ़ी हमको भी तकलीफ दे रही है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज और सरकार कोशिश करें कि किसी तरह से अगले साल के लिए तैयार कर लें, क्योंकि ये तो अगले साल भी आएगा। सीजन जब भी चेंज होगी, नहीं होगी, इस तुम्हें लगता है कोरोना चला जाएगा अचानक से दुनिया से? नहीं सर, कोरोना तो अब यहीं रहेगा। अपने को इस अडेप्ट होना पड़ेगा कि हम कैसे अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखें। दूसरा कि ये एक बड़ा ही विचित्र टाइप का वायरस है जो कि टाइम पर अपना रूप बदलता रहता है। तो उसके लिए जैसे कि जुकाम है, हम यूएस के अंदर जो लोग ठंडे प्रदेश में रहते हैं हर साल एक जुकाम का वैक्सीन लेते हैं, लगा लेते हैं वैक्सीन कि भाई जुकाम होगा तो फिर। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को जुकाम होता है। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई मैं 100% मेरे को इस सीजन में जुकाम नहीं हुआ। होता यह है कि जुकाम होने, अगर आपके पास वैक्सीन लगा हुआ है जुकाम का और आपको जुकाम हो जाता है तो आप विदिन 2 दिन के अंदर आप रिकवर हो जाते हैं। मतलब आपकी जो कंडीशन जो उतनी ख़राब नहीं होती है, आप मतलब बड़े कम समय के अंदर रिकवर होकर आप ऑफिस में काम करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये होगा कि अभी थोड़े दिनों पहले जो फाइजर का जो वैक्सीन है यूएस के अंदर, तो उसके जो सीईओ से मेरा काम आजकल बैंक में, तो मैं उनसे बात करता हूँ भाई आपकी क्या प्लानिंग है नेक्स्ट वैक्सीन और ये क्या। आप सोचिए योगेश किससे बात करते हैं, फाइजर के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनसे इनकी बात होती रहती है। तो फाइजर ये सबसे बड़ी कंपनी जो वैक्सीनेशन की है आज की तारीख। तो उन्होंने अपने जो हमारा जो कॉल था, अर्निंग कॉल जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन्होंने ये बताया कि अभी तक के जो वैक्सीन के जो डोज हैं वो फर्स्ट डोज, उसके 1 महीने बाद सेकंड डोज, लेकिन जो नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उन्होंने कहा कि हम उस हिसाब से जो 3rd डोज 4th डोज ऐसा हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमको एक सुपर वैक्सीन बनानी पड़ेगी और या फिर हमको जो है बार हर साल उस टाइप के डोज लेने पड़ेंगे। सुपर वैक्सीन ऐसी होगी जो कहीं भी फिट हो जाएगी। यस, तो मास्टर की होती है ना, वो किसी में भी लग जाती है, ऐसा कोशिश वो लोग कर रहे हैं। तो अभी तक होता है कि सर जितने भी वायरसेस जो हैं अपने इस धरती के ऊपर, उसमें से 1,50,000 वायरस तो अभी हम उसको जानते ही नहीं कि वो क्या वायरस है, और हमारे आसपास हैं। यस, और अपने जो आजकल जो डीएनए सीक्वेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन हम उसको नहीं जानते कि वो कब आ सकते हैं। 1,50,000 जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वायरसेस के, वो इधर धरती पर घूम रहे हैं अपने आसपास। कब कौन विकराल रूप धारण कर ले और एक नया कोरोना खड़ा हो जाए तो हम नहीं जानते, उसको कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए यूएस ने एक प्लानिंग किया है साइंटिस्ट ने कि हम एक सुपर वैक्सीन बनाते हैं, एक हाइपोथेटिकल वो कंप्यूटेशनल मेथड को यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हम एक सुपर वैक्सीन ईजाद करते हैं, जिससे कि 1,50,000 नहीं, कम से कम 50,000 के अगर अगेंस्ट में हम इम्यूनिटी डेवलप कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। तो दैट्स अ काइंड ऑफ न्यू डेवलपमेंट गोइंग ऑन एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट। सॉरी सर, मैं अंग्रेजी नहीं बढ़िया आप बोलो अंग्रेजी, हम तो चाहते हैं अंग्रेजी बोलो। हमारे गांव का लड़का और आज अंग्रेजी बोले तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, योगेश से बात करते हुए इतना अच्छा लगता है। मैं आपको, क्योंकि ये तो अपने बारे में कभी बताते नहीं, हमारे यहाँ के बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किरण मजूमदार बायोकॉन की, इनके साथ लंच होता है, रतन टाटा इनके साथ लंच कर चुके हैं। मतलब एक इतना कॉन्फिडेंट बंदा हमारे बीच का, हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद में एक ऐसी ऊंची जगह पे पहुंच गया है। 4-5 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, तो मैंने आज इनसे टाइम लिया था कि एक दिन आप मुझे दीजिए, और मेरे जो साथी हैं वो सुनना चाहते हैं कि यूएस में क्या चलता है, वहाँ पर रिसर्च कैसी चल रही है, उसको हम राजस्थान से कैसे जोड़ सकते हैं। अभिनव राजस्थान के बारे में योगेश क्या सोचते हैं? ये जब मैं पहली बार सर से मिला था तो इन्होंने बताया कि ऐसा अभिनव राजस्थान में चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मन की बात, जो मेरे दिल की गहराई के अंदर कहीं बैठी हुई थी, वो बात इनके मुंह से निकल के बाहर आई। तो क्योंकि जब आज आप खुद देखिए कि आज के 20 साल पहले या 25 साल पहले जो गांव का जो माहौल था, जो शहर का जो माहौल था, कैसे उनमें एडजस्टमेंट और कैसी चीज़ें होती थी, वो सब चीज़ों से हम बहुत दूर जा रहे हैं धीरे धीरे करते हुए। जो मतलब गांव खाली हो रहे हैं और शहर बढ़ रहे हैं और आपाधापी मारा मारी बहुत ही मतलब विकराल रूप धारण करता जा रही है। तो एक बार सर से हेल्दी डिस्कशन हुआ
तो ये अभिनव राजस्थान की बात सामने आई, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे दिल की बात अपनी जुबान से निकाल के मैं तो बता दिए, तो मैं भावुक हो गया उस टाइम और सर से मैं तुरंत जुड़ गया, मैं इनका भक्त हो गया। और हम जब भी मिलते हैं तो घंटों डिस्कशन चलता है कि भाई वहाँ कैसे होता है और यहाँ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं और क्या जो चीज़ें हैं। तो फिर इन्होंने एक अपनी किताब भेजी थी वहाँ यूएस के अंदर कि भाई तुम्हारे लिए किताब, और मैं किताब को पढ़ी, असली लोकतंत्र असली लोकतंत्र असली विकास। तो मुझे लगा कि असली विकास जो है वो ये इस किताब के अंदर है, ना कि जो लोग विकास का जो मॉडल दिखाते हैं सपना। तो मैं, अब आप समझ गए होंगे सर। तो वो जो पढ़ के लगा, मैं अभी थोड़े दिनों पहले उस किताब, या इंडिया आने से पहले वो किताब वापस एक बार फिर से सर से नज़र से पढ़ के, क्योंकि मुझे मिलना था सर से, तो डिस्कस करके ये दिखा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सर जो युवा लोग जो हैं, अगर सभी युवा आपके जैसे अगर सोच रखें तो अभिनव राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं है। अभिनव राजस्थान जो ऐसा सोच रखा है वो किया जा सकता है, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा। अगर आप और मेरे जैसे लोग जुड़ते हुए रहेंगे और आप आगे बढ़ाते रहेंगे तो डेफिनेटली वन डे दैट विल हैपन। एक सवाल जो मेरे जहन में जब भी मैं योगेश से मिलता हूँ तो रहता है, कैंसर को लेकर भारत में बहुत ज़्यादा डर है, कैंसर को लेकर, क्योंकि योगेश ने लंबे समय तक कैंसर की दवाइयाँ विकसित करने में अपना समय लगाया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए योगेश मोबाइल नहीं रखते हैं, इनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल रखते नहीं है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में जो काम करते हैं ये कहते हैं मोबाइल वगैरह हमारा बिजनेस नहीं है, तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो मैं मेल करके इनको ढूंढता हूँ कहाँ पर है तो मोबाइल का यूज़ नहीं करते। तो काफ़ी समय तक लैब में काम किया इन्होंने कैंसर की ड्रग्स पे। मैं अपने साथियों के लिए जानकारी चाहता हूँ योगेश, और पूरे राजस्थान के लिए जो लोग कैंसर से डरे हुए हैं, तो क्या कैंसर का अब इलाज संभव हो गया है? सर देखिए सर, कैंसर एक ऐसी जटिल बीमारी है जिसका अभी 100% तो इलाज नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कैंसर को हम अर्ली स्टेज पर डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं। तीसरे चौथे स्टेज में ही पता लगता है। तीसरे चौथे स्टेज में ही जब वो एकदम आ जाती है कि भाई अब तो कुछ जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास या क्या है ये, तब वो डायग्नोज करते हैं। तब तक वो जो है वो मतलब आप बहुत दूर आ चुके होते हैं। उसके बाद दवाई का जो एफिकेसी है वो इतना नहीं हो पाता जितना आप अर्ली स्टेज पर आते हैं। तो जब वो उनको पता चलता है तो जो पैसे वाले होते हैं वो यूएस आके इलाज करवा लेते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो मतलब साल 2 साल 5 साल उनका जितना जी सकते हैं उस दवाइयों के साथ वो उतना जीने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट का जो अभी तक का जो गोल है, द गोल ऑफ कैंसर का, कि भाई हम कैंसर को कैसे ट्रीट करें, तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट का हमारा गोल यही रहता है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा कोई आदमी, ये 1 साल या 2 साल तक जिएगा, तो हम ऐसी दवाई डेवलप करें कि वो कम से कम 1-2 साल को हम कैसे 10 या 20 साल के अंदर टर्न करें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम इसकी लाइफ को कैसे इंक्रीज करें, कम से कम 10-20 साल और इसको कैसे हम जीवाएं। तो ये हमारा गोल होता है। और अगर वो जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो 100% क्योर होता है। तो ये एक डिफरेंस है कि तो पूरा जो कैंसर का जो दारोमदार है वो डायग्नोस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि भाई जितना जल्दी डायग्नोस करो उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो और उतना जल्दी आप रिकवर हो जाओ। तो दैट्स द अल्टीमेट। तो इंडिया की सबसे बड़ी समस्या डायग्नोसिस, जो अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि किरण मजूमदार वो बायोकॉन की सीईओ है या इंडिया के अंदर, तो हमने उनके साथ डिस्कस करके यही बताया कि हाउ वी कैन डेवलप ए काइंड ऑफ अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेक्निक, कि भाई हम कैसे जल्दी से जल्दी कैंसर को डायग्नोस करें गाँव के अंदर, पता लगाना कि भाई कैंसर है कि नहीं है। तो कुछ उन्होंने इधर उधर कोलैबोरेट करके एक मोबाइल में ऐप डेवलप किया कि भाई उस कैंसर उसकी पिक्चर ले लो आप, जहाँ पर कैंसर है। जैसे मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो कैंसर होता है मुंह के छाले होते हैं, तो हम कैसे जल्दी से मोबाइल ऐप से पिक्चर लेकर के वो ऐप वो मोबाइल ही आपको बता देगा कि आपको कैंसर है या नहीं है, तो कौन सी स्टेज पे और है तो कौन से स्टेज पर है। तो इस टाइप का काम चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी उसको प्रिवेंट किया जाए। वही तरीका, वो बेस्ट तरीका है। योगेश अभी बैंक में काम करते हैं, तो एक साइंटिस्ट बैंक में काम करता है, उसको कैसे लगता होगा? बड़ा शुरू में तो मुझे
सर काम ऐसा कि मैंने एक मिशन बनाया था जाने से पहले। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, वाई आई एम गोइंग देयर। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है तब आप काम को एंजॉय भी करते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि भाई मेरे को तो नौकरी करनी है, तो नौकरी के लिए नहीं, आपको वो नौकरी एंजॉय भी करनी चाहिए। तो जब मैं साइंटिस्ट था तो मुझे लगा कि भाई वहाँ बिजनेस वाले लोग जो है साइंस समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई कौन सा अच्छा है, कौन सी अच्छी दवाई है, कौन सी अच्छी कंपनी है, कैसे। और वो साइंस वाले लोग बिजनेस, तो वहाँ पर गैप दिखा मेरे को। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि मैं इस गैप को कम करूँगा, मैं कैसे अच्छी साइंस को आगे लाने के लिए बिजनेस के लोगों से मिलूंगा, उनके सामने प्रेजेंट करूंगा कि भाई देखो ये अच्छा है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव था, क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि भाई उस गैप को ख़त्म करना है, उनसे जुड़ना है, कैसे दोनों को जोड़ा जाए, साइंस को और बिजनेस को। तो उसको जोड़ने के लिए मैंने थोड़ी पढ़ाई भी करी, थोड़ा मैंने लोगों से मुलाकात करी, कुछ अच्छे मेंटोर को खोजा कि भाई आप साइंस जानते हैं, आप बैंकिंग का काम जानते हैं, तो थोड़ा गाइड कीजिए मैं कैसे, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और अगर वही कि आपके पास सोच क्लियर है और आपके पास जुनून है, तो वो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं होता। आप उस काम को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो, डजेंट मैटर, साइंटिस्ट और बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट और तो बस मैं यही कहूँगा सर, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है तो कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी तो आप उसको एंजॉय करेंगे। और मैं एंजॉय कर रहा हूँ सर, आई रियली हैप्पी दैट आई टुक दैट रिस्क। ये एक साइंटिस्ट को बैंकिंग माना एक रिस्क था। मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा हो, क्लियर हो और आपके पास एक कैलकुलेटेड रिस्क हो कि भाई मैं ये करूँगा तो ये होगा और ये करूँगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का ये फ़ायदा है। तो दैट्स द वे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात और मैं योगेश के साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर शहर में जाने की बहुत कोशिश करते हैं कि शहर में अच्छा जीवन है। योगेश ने वहाँ पर घर लिया है और गांव में लिया है। तो योगेश बताएंगे कि बोस्टन जैसे शहर में ना रह के और इन्होंने गांव में रहने का निर्णय किया वहाँ पे अमेरिका में, तो क्या चक्कर है वहाँ का? वहाँ शहरों की ज़िंदगी बेहतर है या गाँव की ज़िंदगी बेहतर है योगेश? सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर ये। और बड़ा सरप्राइज होगा लोगों को उसका आंसर सुन के कि यूएस के अंदर गाँव की लाइफ बड़ी अच्छी है। और जब मैं छोटा था तो मैं मेड़ता के अंदर हूँ, जिसको आप गांव नहीं कह सकते, आप वो कस्बा है। तो मैं जो मेरे रिश्तेदार थे वो बड़े गांव के अंदर रहते थे, एकदम बिल्कुल गांव के अंदर, जैसे मोरा, ईडवा और जो छोटे छोटे गांव। तो मैं बड़ा एंजॉय करता था, छुट्टियों के अंदर वहाँ जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था यार। देखो कैसे शाम को गायें आ रही है, दिन में जो है लोग मतलब खेत में जा रहे हैं और वहाँ पानी का टांका है गांव के अंदर, वहाँ लोग नहा रहे हैं और एक जो नहीं होता गाँव का माहौल, वो मैं बहुत एंजॉय करता था। तब से मेरे को बैठ गया कि भाई ज़िंदगी जो है गाँव की अच्छी है और गाँव में रहना है। लेकिन जब आप जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो शहर के अंदर, पढ़ाई लिखाई, बड़ी कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटी है ना सर, हॉस्पिटल वहाँ पर हैं, तो आप पढ़ाई के लिए आपको गाँव में इतना नहीं कर सकते, आपको शहर जाना ही जाना होता है। तो एक दौड़ के अंदर मतलब जो हर जो यहाँ बोलते हैं, मैं उसको दौड़ बोलता हूँ सर। आपको पहले हाई स्कूल करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे कॉलेज के अंदर, कॉलेज बड़े शहर में होगी तो आप गांव से शहर की तरफ दौड़ लगाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे तो आपको बड़ी शहर के अंदर जाना, वहाँ की दौड़ लगाएंगे। तो मैं उस दौड़ के अंदर शामिल हो गया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते पहुँचा यूएस के अंदर। तो यूएस के अंदर मैंने देखा कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब गाँव में रहते हैं। यार ये मेरे जो साथी उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। तो जो जैसे हम न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स देखते हैं या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, वहाँ दिन में तो चहल पहल रहेगी, दिन में जो है लोग सूट बूट टाई लगा के इधर उधर घूमते हैं, लेकिन शाम होते ही अपनी गाड़ी उठाएंगे और वहाँ बाहर गांव में चल देंगे। और गांव की स्कूलें मस्त, मतलब शहर वाले स्कूलों से बढ़िया स्कूलें होती है गांव की स्कूल, क्योंकि वहाँ लोगों में आपस में जुड़ाव होता है, लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, लोग गांव की और गांव के बच्चों की, गांव के लोगों की केयर करते हैं, क्योंकि वहाँ एक बड़ा ही क्लोज सर्किट होता है, जैसे अपने यहाँ के गाँव की तरह। तो वहाँ पर वहाँ की लाइफ, मैंने कहा कि मुझे लगा शहर है तो शहर में अच्छा होगा, लेकिन वहाँ जाके लगा कि नहीं, गांव में रहना यहाँ फ़ायदेमंद है, गांव का अब रियली लोग एंजॉय करते। तो फिर मैंने वो गांव के अंदर ही घर खरीदा। अच्छा। नौकरी के लिए शहर और रहने के लिए गांव। यस।
तो मेरे जो साथी शहर में बसने का सपना देख रहे हैं या उनको लग रहा है कि शहर बहुत अच्छी जगह है, तो आप सोचिए कि यूएस का एक बहुत प्रोग्रेसिव जगह बोस्टन, जहाँ पर ये सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे बड़े बड़े कौन कौन से, एमआईटी, हार्वर्ड, Yes. सारे इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर हैं। वहाँ के लोग भी गांव में बसने को प्राउड फील करते हैं Yes. कि हम लोग तो वी लिव इन विलेज। आप सरप्राइज करेंगे सर, वहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स, जो भी अच्छे लोग जिनको आप कहते हैं कि हाँ। भाई वेल नोन, ये हाँ। ऑफिसर्स हैं या प्रोफेसर हैं, हाँ। बड़े बड़े डॉक्टर्स हाँ। हैं, वो सब लोग गांव में रहते हैं और जॉब जो है वो वहाँ करते हैं। और तो शहर में कौन रहते हैं? शहर में जो लोग जैसे गरीब लोग रहते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गाँवों को, हाँ। जैसे कि वो, जैसे शहर के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं, हाँ। तो रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनाने वाले, खाना हाँ। सर्व करने वाले, शहर के अंदर मतलब फैक्ट्रियाँ होती है, तो जो फैक्ट्री में जो लेबर जो काम करता है वो रहेंगे, तो वो लोग रहते हैं सर। एक और बात मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग यहाँ गरीबी और बेरोजगारी की बातें करते हैं, तो क्या यूएसए में भी गरीबी और बेरोजगारी है? बहुत है सर। तो वहाँ यूएसए में गरीबी भी है, यूएसए में अमीरी भी है, हाँ। और यूएसए में मतलब डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देखते हैं। गरीब इन द सेंस कि जब यूएस के अंदर गया था तो मैं अपने आप को गरीब ही मानता था, क्योंकि आप जब एक नया देश के अंदर नया आदमी आता है तो उसको लगता है कि भाई सब कुछ नया, मैं कैसे एडजस्ट करूं, मैं जानता नहीं हूँ चीज़ें, मतलब मैं अपने आप को लगता था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। मैं लैब के अंदर तो जानता था कि मैं सब आता है मेरे को, लेकिन लैब से आप जैसे बाहर गए तो आपके लिए नई दुनिया थी, आपको जानते नहीं थे, आपको सीखना होता था, और तब वो फीलिंग आती थी कि हाँ ये हम गरीब हैं यहाँ। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें बनना शुरू हुई। तो मतलब वही अमीर गरीब का डिफरेंस, जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो यूएस में सर जो प्रॉब्लम ये है सर कि जब गरीब किसको बोलते हैं कि जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, जिसके पास जुनून नहीं है कुछ करने का, मैं उनको गरीब मानता हूँ। तो एजुकेशन प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जहाँ पर जो एरियाज जो हैं जहाँ पर शिक्षा का महत्व कम है या वो लोग मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लोग गरीब हैं, वो हकीकत में ही गरीब हैं। और जो लोग शिक्षा को सही में अहमियत समझते हैं उसकी, एजुकेशन की, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं और वो बनते हैं, तो वो लोग अमीर हैं अपने आप के अंदर। मेरे साथी, क्योंकि अभिनव राजस्थान और ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं, ये जानना चाहेंगे कि योगेश अमेरिका में ही रहेंगे या भारत आएंगे वापस? हम सर, ग्रीन कार्ड तो इनको मिल गया है। अमेरिकन लोगों की एक आदत होती है कि जो भी काम का आदमी है उसको ग्रीन कार्ड देके अटका लेते हैं, यहीं रहे, हमारे देश में काम करे। भारत में कोई ज़्यादा ऐसी जरूरत नहीं है, भारत वाले किसी को रोकते नहीं है, जाओ तो जाओ, यहाँ भीड़ कम हो रही है। तो अब योगेश आगे क्या सोचते हैं? हालांकि बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा पर्सनल लाइफ इनकी, वहाँ रहे यहाँ रहे, हमारे तो दोस्त हैं। जी सर। हाँ, तो आपने बड़ा शानदार सवाल पूछा है सर, धन्यवाद उसके लिए। आप दिल से पूछते हैं, मैं मेरे दिल से पूछता हूँ कि क्या करना है, तो डेफिनेटली मैं वापस अभिनव राजस्थान अगर होगा तो उस अभिनव राजस्थान को बनाने के लिए मैं यहाँ आना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप अभिनव राजस्थान बनाइए, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम यहीं पर ही चीज़ें, मतलब अगर यहाँ पर मेड़ता में या जोधपुर में एमआईटी में कहीं यहाँ पर एमआईटी होती तो मैं क्यों जाता वहाँ पर इतना दूर। तो जब अभिनव राजस्थान होगा तो मैं नहीं, मेरे जैसे 1000 लोग यहाँ आने के लिए तैयार होंगे। तो ये मेरा आंसर है सर आपके सवाल के लिए। दोस्तों, एक लंबी यात्रा योगेश की रही। यहाँ से इनके पिताजी बिजली विभाग में यहाँ पर काम करते हैं और अपने सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, उनका एक ही जुनून था। और कल हम बात कर रहे थे तो इनके दादाजी का एक चीज़ थी, इनके दादाजी इनको कुछ खास बात कहते थे पिताजी को। क्या कहते थे दादाजी? किस में इन्वेस्ट करो? हाँ, क्या बनाओ? तो मेरे जो दादाजी थे वो एक छोटी सी दुकान करते थे, मतलब थोड़ा उनका बिजनेस माइंड था। तो वो कहते थे कि भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है मकान बनाने में नहीं, अगली पीढ़ी बनाने के अंदर। तो उनको शौक था कि अगली पीढ़ी कैसे तैयार हो, अगली पीढ़ी को मैं कैसे डेवलप करूं। तो उन्होंने पूरा जोर जो है अगली पीढ़ी बनाने पर दिया, मकान पर नहीं। अगर आप मेरे घर आएंगे आज भी तो मेरा घर कच्चा है, एक झोंपड़ी है लिटरली, आप मानेंगे नहीं। मैं सर जा चुके हैं और सर एकदम चौंक गए थे कि तुम ऐसे रहते हो क्या। तो पता नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि चेहरे की जो कोई भी, मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। मैं जब मैं छोटा था तो मैं दोस्तों को मैं घर पे नहीं लाता था क्योंकि मेरे घर कच्चे थे। और वो आज भी वैसे ही हैं जैसे आज जब मेरे हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था वैसे ही।
क्योंकि जब अब हम कभी डिस्कस करते थे मेरे दादाजी से, भाई हम घर क्यों नहीं बना लेते हैं, तो नहीं बेटा हम जो है अगली पीढ़ी बनाएंगे, हम तुम लोगों को बना रहे हैं। घर तो जो है आज है और कल नहीं रहेगा, हो सकता है कि तुम्हारे से अच्छे 10 घर और बन जाएंगे, लेकिन जो पीढ़ी जो मैं बनाऊंगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों से। तो उनका फोकस था एक नई पीढ़ी तैयार करना, और मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं मेरी दादाजी की सोच और आपकी सोच एक जैसी है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं सर, आप जो सब कुछ छोड़ के एक नया राजस्थान, एक नई पीढ़ी बनाने की और आप अग्रसर हैं। मुझे जब पहली बार मिले योगेश, तो मैं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे था और वहाँ पर ही आए थे, जब कोरिया से आपका पीएचडी पूरा हो गया था, तब वहाँ आए थे। इन्होंने कहा था कि सर मेरी झोंपड़ी में आप आना, तो मुझे लगा कि जैसे कोई रईस परिवार का बच्चा होगा, और झोंपड़ी लोग कहते हैं ना, मैं झोंपड़ी ऐसा बड़े से मकान को बोलते हैं, तो मुझे लगा चलो मैं आऊँगा वहाँ से वापस। वहाँ से जब वापस गया तो वाकई में झोंपड़ी थी, और झोंपड़ी में बैठ के हमने डिस्कशन किया। इसने कहा मैं कोरिया में, तो मैं देख रहा था झोंपड़ी की तरफ और मैं सोच रहा था ये कोरिया में है या नहीं है वास्तव में। इसने कहा मैं कोरिया से पीएचडी की, अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो उससे पहले मुझे लगा कि शहर में आया हूँ तो आपसे मिलते चलो। तो योगेश जब भी शहर में आते हैं तो मुझसे ज़रूर मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, इनसे मैं खूब सारी बातें करता हूँ और मेरे सपने को इनके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन एक चीज़ पर मुझे बहुत गर्व हुआ, 2018 में योगेश यहाँ पर आए इंडिया, और आप ताजुब करेंगे किसके लिए आए अभिनव राजस्थान पार्टी को वोट देने के लिए। लोग तो अपनी गली से बाहर नहीं निकलते हैं, और ये हमारे साथी यूएसए से यहाँ आए। मैंने कहा कैसे आए? बोले वोट देना था ना, वोट है, पार्टी को वोट देना था। अभिनव राजस्थान पार्टी के चाहने वाले इस तरह के लोग हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि अभिनव राजस्थान तो बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है, आज कल हम यही बातें कर रहे थे कि गांव में मान लीजिए किसी हरिजन की बच्ची है और वो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं पाती है आगे बढ़ने का, वो साइंटिस्ट हो सकती है, भगवान ने तो ब्रेन में कुछ डाल रखा होगा, उसके प्रोग्रामिंग कर रखी होगी, लेकिन हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं और वो साइंटिस्ट नहीं बन पाती है, तो ये नुकसान उस बच्ची का नहीं है, उसका पर्सनल लॉस नहीं है, ये नेशनल लॉस है। और जब हम इस भाषा में समझने लगेंगे हिंदुस्तान को और भारत को, इसको राजस्थान को, तो सही मायने में हम लोग असली विकास जिसे कहते हैं उसके दर्शन करेंगे और असली लोकतंत्र भी तभी आएगा। ऐसे हमारे दोनों के सपने हैं, एक ही शहर के हम दोनों रहने वाले। ये यहाँ से चला गया अमेरिका और मैं कहीं बाहर नौकरी करता था, वहाँ से आ गया मेड़ता में, लेकिन दोनों सोचते एक ही तरह की चीज़ें हैं। हम सारे लोग, अभिनव राजस्थान के सारे साथी हमारी तरफ से योगेश को खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं, और इतने बड़े साइंटिस्ट का, अमेरिका के इतने बड़े साइंटिस्ट का हमारे बीच में होना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ज़्यादा गर्व की बात है कि अभिनव राजस्थान को ये दिल से चाहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, और इनका सपना भी है कि ये राजस्थान बने। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी ये देखा है लाइव ठीक है, और जो बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बात को आप लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि इस तरह भी दुनिया में घटनाएं घटती है। हमने खूब सारी बातें आपको बताई, कोरोना के बारे में, कोरोना के वैक्सीन के बारे में, कैंसर की ड्रग्स के बारे में, एक साधारण परिवार के बच्चे का MIT के अंदर रहना, आज अमेरिका में रहना, फिर भी उसका दिल है हिंदुस्तानी, दिल यहाँ पे है, ये भी हमने आपको बताया। तो योगेश, लास्ट वर्ड्स फॉर आवर व्यूअर्स। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच टू ब्रिंगिंग मी हियर। लास्ट वर्ड नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि सर से जुड़िए और सोच बड़ी रखिए। जो लगता है अभिनव राजस्थान, जो एक आपको देखने में और पढ़ने में लगता होगा कि एक सपना है। जब मैं यहाँ पर गांव के अंदर स्कूल जाता था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं MIT के अंदर रिसर्च करूँगा और मैं दुनिया के सबसे बड़े बैंक के अंदर नौकरी करूँगा। तो वो मेरे लिए एक सपना ही था, मतलब सपने से भी बड़ा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, सपना तो होता है कि भाई मैं जानता ही नहीं था कि MIT होता क्या है, मैं जब स्कूल में था तो, लेकिन वो पॉसिबल है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब आप सब कुछ किया जा सकता है। अभिनव राजस्थान तो एक छोटी चीज़ है, उससे बड़ी भी कोई चीज़ होगी तो की जा सकती है। तो आप कभी छोटा मत समझिए कि भाई ये कैसे होगा, ये सपना लगता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आजकल के टाइम में कैसे क्या होगा। ये सब छोटी बातें हैं। बड़ा सोचिए और जुनून से आगे बढ़िए। बस सर मेरे यही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और घट गई, क्योंकि सारे व्यूअर्स मैं जान रहा हूँ वो बड़े इंटरेस्ट से आपको सुन रहे हैं। लगभग 500 लोग तो इसमें अभी डायरेक्ट आपको सुन रहे हैं, है ना जी। और बहुत दूर तक ये बात जा रही है जी। जब ये यहाँ पर इस शहर में आए तो इनको एक प्रॉब्लम नज़र आई, जिसको लेके काफ़ी दुखी हुए।
तो वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्या जी। प्रॉब्लम लगी इस बार? तो मैं जल्दी उठता हूँ हाँ। और जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। ये मेरा शुरू से आदत है, 5-6 किलोमीटर दौड़ के आना। तो मैं यहाँ मेड़ता के अंदर बाहर निकला सुबह सुबह जल्दी, तो मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। मतलब मैं सेफ़ नहीं फील, जगह क्यों सेफ़ नहीं फील हुआ, उसका कारण ये था कि जगह जगह पर गायों के झुंड थे और आपस में लड़ रहे हैं, मतलब रोड के ऊपर। सांड है वो, सांड, मतलब सांड जो है, सांड गायें आपस में लड़ रही है। और आप जब निकल रहे हो तो वहाँ गायें लड़ रही है, मतलब कैसे मैं क्रॉस करूँगा उन गायों को। पहले तो कुत्ते होते थे, मतलब जब आप गली पे जाएंगे तो कुत्ते भौंकेंगे तो आप कुत्तों से डर लगता था। तो मैं हाथ में पत्थर या वहाँ जो है वो जो सांड आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने एक दिन मैं इस रोड पर गया, अगले दिन में फिर मैं अलग, मैंने कहा यार उधर नहीं जाना, वहाँ ठीक नहीं है, मतलब आप सेफ़ नहीं है। तो दूसरे रोड पर गया तो वहाँ पे भी यही समस्या थी। तीसरे दिन मैं अलग डायरेक्शन के अंदर गया तो वहाँ पे भी यही समस्या थी, मतलब जहाँ जहाँ देखो सांड और गायें आपस में लड़ रही है। तो फिर मैं इनके पास, मैंने कहा सर ये आज से 5-6 साल होती मैंने इतना ख़राब माहौल तो नहीं देखा था, ये कहाँ से आ गए इतने सारे सांड और गायें रोडों के ऊपर, कुछ करिए। तो सर ने बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं इधर उधर, ये जो दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कुछ गोचर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो लिटरली जो वहाँ दूसरे, मैंने फिर इनको यही कहा सर वहाँ बाकी ज़िलों के अंदर जो काम हो रहा है वो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेट बात आती है अवेयरनेस के ऊपर कि जो अवेयरनेस, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी हो तो ये हो सकता है, संभव हो सकता है। तो वो मुझे प्रॉब्लम लगी सर और मैं आपके साथ वो शेयर किया। तो हो सकता है कि आपके वहाँ पे भी इस टाइप का ही कोई प्रॉब्लम मतलब होगी, तो प्लीज़ हाईलाइट इट, मतलब उस प्रॉब्लम को आप लेके आइए और सामने एक्सप्रेस कीजिए कि भाई ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। तो हो सकता है 4-5 लाख जो 4-5, 10-15 लोग दूसरे वो भी मेरे जैसे सोचते होंगे और देन वी कैन ब्रिंग सम सॉल्यूशन टू। यस। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के खूब सारे क्वेश्चंस भी होंगे जो आप योगेश से पूछना चाहते होंगे, लेकिन समय की समस्या है थोड़ी सी, उसके कारण से हम इस बात को लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और योगेश को वापस यूएस भी जाना है, 2 तारीख को इनके टिकट्स हैं वहाँ के, इनको जाना है। तो बहुत कम समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और इतने कम समय में भी आके इन्होंने 2 दिन अभिनव राजस्थान को दिए हैं। नॉर्मली जब ये आते हैं तो हम दोनों घूमने जाते हैं कहीं ना कहीं, कोई स्कूल में जाते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, कहीं जाते हैं, उनको बताते हैं देखो कंपैरिजन करो दोनों चीज़ों का, तो जाते रहते हैं हम लोग। लेकिन इस बार हम लॉकडाउन के कारण कहीं जा नहीं पाए, तो हमको लगा कि इस बहाने से इस मोबाइल की सर्विस को, इंटरनेट को यूज़ करके और आप लोगों से इनको रूबरू कराएं, ये हमने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम अभिनव चौपाल का बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी चौपाल में इसी तरह के इंटरेस्टिंग लोग आते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती का हमारे साथ आ जाना, मैं मानता हूँ, ये तो नहीं मानते लेकिन मुझे पता है कि इनका यहाँ पे आ जाना, हमारे साथ बात करना हमारे लिए कितना खुशनसीबी का विषय होगा। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनके बहाने से पूरे भारत के युवाओं को शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे अवसर आए कि वो जो ना सोचें वहाँ तक पहुँच जाए। ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। नमस्कार।